न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक परिस्थिति के हिसाब से समीक्षा बैठकें करने के साथ साथ दिशा निर्देश जारी करते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा, समाज में अगर एक तबका मजबूत हो जाए और एक तबका कमजोर हो तो ऐसा समाज कभी भी आत्मनिर्भर समाज नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, समाज में एक संतुलन होना बेहद जरूरी है। यह संतुलन न सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत 3,484 लाभार्थियों को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर भी किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से बात भी की और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लाभार्थियों को कहा है कि वो जो भी पैसा ले रहे हैं उसका सदुपयोग करें और उसमें से बचत भी करें। उन्होंने लाभार्थियों से कहा, अगर उन्हें इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो उन्हें सूचित करें। और सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो प्रवासी मजदूरों को लेकर बात हो या फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की बात हो, कोरोना संक्रमण से स्थिति में बदलाव को लेकर गंभीरता से कदम उठाने की बात हो, लगातार प्रयासरत होती दिखाई दे रही है। लेकिन आज एक योजना की शुरुआत करते हुए जिस तरह से उन्होंने द्वार खोले हैं, रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है, किस तरह देखें इसको? की पंडित दीनदयाल स्वरोजगार योजना है और इसमें तमाम जो लोग हैं जो अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको सरकार ऋण देती है और ऋण के तहत वो अपना रोजगार चलाते हैं। उसमें जो उसकी किस्त है वो आज पहली बार मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। सरकार लगातार इस तरह की तमाम जो केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, 18 माह के बाद चुनाव होने हैं। सरकार को ये लगने लगा है कि धीरे धीरे जनहित की जो योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाया जाए, जो जनता के बीच में जाए। और जिस तरह से 2017 में इन्होंने चुनाव के पहले जो वादे किए थे वो धीरे धीरे पूरा हो और नई जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उस योजनाओं को जनता को उसका लाभ मिले। तो चाहे प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसे डालने की बात हो या फिर अन्य उद्योग धंधों में मजदूरों का समावेश करने की बात हो या फिर जो है पंडित दीनदयाल रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के अंतर्गत लाभार्थियों को उनका किस्त ट्रांसफर करने की बात, इस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की वो करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना का काल चल रहा है, सरकार को बहुत तेजी से काम करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इस समय पूरे देश में, प्रदेश में कोविड-19 का भारी प्रकोप है। उसके साथ साथ सरकार को ये लगता है कि कहीं न कहीं जो योजनाएं हैं, खासतौर पर जो जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं उसको तेजी से पूरा कराया जाए। तो उसी के क्रम में योजनाएं हैं और लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। बिल्कुल, किसानों के लिए प्रयास करती दिखाई दे रही है। मजबूत मजदूर तबके को लेकर भी बात कहती योगी आदित्यनाथ सरकार नजर आ रही है। आज एक बात उन्होंने ये भी कही है कि समाज में जो संतुलन बनाना है वो बेहद ज़रूरी है। संतुलन तभी बनेगा कि दोनों ही वर्ग, दोनों ही तबके मजबूत हों, चाहे वो अमीरों का तबका हो या फिर गरीबों का तबका। इसको लेकर योजना के तहत उन्होंने लाभ देने की बात कही है। एक बात और उन्होंने कही है भट्ट जी की, जिस तरह से अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उन्हें सूचित किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कुछ सुविधा मुहैया कराई गई है? कोई ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाया गया है या कोई ऐसा नंबर जारी किया गया है जिसको लेकर मजदूर या दूसरे गरीब वर्ग प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सीधे अपनी बात रख सकें? देखो, यूपी सीएम का खुद का अपना पोर्टल है जी, और लगातार कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का उनके पोर्टल के माध्यम से अपनी बात कह सकता है, उस पोर्टल पर संवाद कर सकता है। सरकार ने इस तरह की कई व्यवस्थाएं की हैं जिससे चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, वो अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकता है। और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रही है और निश्चित रूप से उनको लगने लगा है
कि वर्तमान समय जो प्रदेश में और देश में संकट का समय है, इस संकट के समय में जो मजदूर हैं, किसान हैं और खासतौर पर जो दिहाड़ी मजदूर हैं जी उनको लाभ मिले। और एक बिल्कुल सही बात आपने कमर कही कि जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों वर्गों का ध्यान रखा जाए जी इस कोविड-19 के प्रकोप में, चाहे अमीर वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, दोनों वर्ग कहीं न कहीं परेशान हुआ है, उसका नुकसान हुआ और दोनों वर्गों को साथ लेकर चलने की बात भी कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो वर्ग अपने सरकार के संतुलन के संसाधन के साथ अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो वो गरीब वर्ग आगे बढ़ सकता है और यही अमीर वर्ग के लिए भी है। बैंकों का द्वार खुला हुआ है, मुद्रा लोन का माध्यम हाई है, सरकार बैंकों को सीधा निर्देश दिए है कि आप लोन लीजिए, लोन देने में कोई कोताही नहीं करिए। केंद्र सरकार के भी तरफ से इस तरह के निर्देश हैं। तो ये तमाम जो जतन है वो सरकार कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लोगों का जो व्यवसाय है, लोगों का जो रोजगार है वो पटरी पे आए और वो कहीं न कहीं अच्छे ढंग से चले। उन्हें कहीं न कहीं ये दिक्कत न महसूस हो कि वो अपने परिवार का जो भरण पोषण है जी अब वो ऐसा न हो कि रुक जाए। बिल्कुल, परिवार का भरण पोषण भी ज़रूरी है और आर्थिक सहायता अगर मिल जाती है किसी गरीब को तो सोने पे सुहागा हो जाता है, उसके जीवन यापन आसान हो जाता है। लेकिन जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, प्रवासी मजदूरों का आना जाना जब शुरू हुआ था भट्ट जी, तो एक बात और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि उनके हुनर के हिसाब से उनको जो है रोज़गार दिया जाएगा। इसको लेकर जो है कई कंपनियों से बात भी की गई थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात हो या सरकारी सेक्टर की बात हो। तो क्या लगता है ये नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है, उसका और इसका कहीं ना कहीं तालमेल है या फिर दोनों ही बातें अलग है? नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह से प्रवासी मजदूर कामगार एक्ट का जो निर्माण किया था उसका उद्देश्य यही था और सरकार ने जिस तरह से ऋण देने की व्यवस्था की है दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत, वो भी कमोबेश मिलता जुलता स्वरूप है और सरकार इस तरह के कई योजनाएं चला रही है। सरकार को लगता है कि अगर प्रवासी मजदूरों के भले के लिए प्रवासी ऐप का निर्माण हुआ है जिससे प्रवासी का पूरा बायोडाटा, पूरा डाटा, वो स्किल है कि अनस्किल है, यानी कि वो जानकार है कि गैर जानकार है, अगर वो जानकार है, अपने हुनरमंद है तो उसके हुनर के हिसाब से उसको काम दिलाया जाएगा और वही अगर वो हुनरमंद नहीं है तो मनरेगा के तहत जी या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के तहत उसको काम दिया जाए। ये सरकार ने इस तरह का पूरी जतन कर रखी है और लाखों मजदूरों का इस तरह से डाटा बनाकर प्रवासी ऐप के माध्यम से डिटेल रखा गया है और उसके बाद कहीं न कहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो जो एसोसिएशन है इंडस्ट्री के, उनके साथ बैठक भी की गई और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम के से उनको निर्देश भी दिए और उन लोगों ने आगे बढ़कर तमाम इन मजदूरों को अपनी इंडस्ट्री में समावेश करने के लिए जतन भी किए जी और वही मनरेगा के थ्रू इन मजदूरों को रोजगार देने की बात भी सरकार कर रही है जी। तो जाहिर सी बात है ये कोशिश कहीं न कहीं सरकार कर रही है और ये भी जो कार्यक्रम आज का है ये भी ऋण के माध्यम से लोग अपना स्वरोजगार, उद्योग धंधे कर सके और उससे कहीं न कहीं अपना भरण पोषण और अपने जो लोग आश्रित हैं उनका भी भरण पोषण अच्छी तरह हो सके। बिल्कुल, कोरोना काल के मंडराते संकट के बीच हर एक वर्ग आर्थिक संकट से जूझता नजर आया, चाहे मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो या दूसरे तबके के लोग हो। और ऐसे में जिस कंपनियों से बात करने की जब बात कही गई थी तो क्या लगता है कितने लोगों को इसका फायदा होता दिखाई दिया होगा और किस तरह के काम जो है रोजगार के तहत मुहैया कराए गए हैं लोगों को? देखिए कमर, 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को इसका फायदा होना जी। सरकार ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें जिस तरह से लोगों को रोजगार दिलाने की बात कही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 36 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर आए, 36,92,000 और जो उत्तर प्रदेश में घरेलू मजदूर हैं उनकी भी संख्या बड़ी मात्रा में और उसके साथ साथ जो छोटे और मझोले उद्योग
जो लोग शुरू करना चाहते हैं या इस लॉकडाउन में वो उद्योग बंद हो गए हैं, उनके लिए भी सरकार ने अलग से जतन किए। तो ये तमाम जो लगातार सरकार की एक कोशिश है, वो उसी कड़ी का नतीजा है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और खासतौर पर जो मजदूर वर्ग हो, उनको इसका सीधा लाभ मिले, चाहे लोन के माध्यम से या फिर सरकार के अनुदान के माध्यम से। जी, चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी। एक अच्छा कदम उठता दिखाई दे रहा है मजदूरों को रोजगार को लेकर, और आज ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया गया है राशि को लेकर। ये तो रही मजदूरों को लेकर जब से योजना शुरू की गई उसको लेकर बात, लेकिन कोरोना संकट काल को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है भट्ट जी? क्योंकि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 1986 कोरोना के नए मामले सामने आए, और ऐसे में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कमर, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का जो 75 जिला है, वो सभी लगभग जिले संवेदनशील हो गए हैं। और कुछ जनपदों की अगर हम बात करें, जिसमें राजधानी लखनऊ भी है, कानपुर, आगरा, एनसीआर में तीनों जनपद, सहारनपुर, मेरठ, इन तमाम जगहों पर कोविड-19 का भारी प्रकोप है। और सरकार लगातार जनपदों में मॉनिटर कर रही है और उसके साथ साथ वहां नोडल अधिकारी भेज रही है। सीनियर आईएएस अफसरों को नोडल अधिकारी बनाया गया और वो लगातार जनपदों में जाकर इस चीज की मॉनिटर कर रहे हैं। इसी दशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को हटाया। जिस तरह से आपके माध्यम से मैंने लगातार स्वास्थ्य विभाग की विफलताओं के बारे में बताया, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है, सरकार ने मोहर लगाई है। और जिस तरह से मैं लगातार उन अधिकारियों की अक्षमताओं के बारे में बताया है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी हैं वो काम नहीं कर पा रहे, उस पर भी ये मोहर लगी है। लगातार सरकार उन अधिकारियों को तबादले भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 24 घंटे में 1986 केस पाए गए, ये लगभग हर रोज 2000 का आंकड़ा अब हो गया है। एक बड़ा आंकड़ा है। 1108 लगभग मौतें अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। 23 मौतें आज हुई हैं 24 घंटे के अंदर। 17,000 से अधिक पेशेंट वर्तमान समय में कोविड-19 के हैं। 28,000 मरीज, लगभग 28,000 से अधिक मरीज जो है वो ठीक होकर जा चुके हैं। और उसके साथ साथ 45,000 से अधिक मरीज अब तक उत्तर प्रदेश में पाए जा चुके हैं। तो ये ओवरऑल एक बड़ा आंकड़ा है और निश्चित रूप से सरकार को लगता है कि और संसाधन की आवश्यकता है। लगातार जनपदों में योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं, हर जनपदों की जो डिटेल्स है उसको ले रहे हैं, कहां कमियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन किया जा रहा है, सप्ताह में 2 दिन, यानी कि आज जो शनिवार का दिन है और कल इतवार, ये दोनों दिन संपूर्ण लॉकडाउन हो रहा है। सरकार ने कोरोना की चेन को काटने के लिए ये भी कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो है व्यवस्था कमजोर दिख रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, उसमें बेड की भारी कमी हो गई है। क्योंकि सरकार अब होटलों को और खासतौर पे रिसोर्ट को, वाटर पार्क को आइसोलेशन वार्ड बनाने जा रही है और उसके लिए दरें तय की है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगने लगा है जो उसके पास संसाधन थे वो संसाधन कहीं कमजोर हैं और संसाधन बढ़ाने की जरूरत। लगभग 40,000 से ऊपर टेस्ट अब तक हुए हैं एक दिन में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं पे लगातार हम अपने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये सरकार को भी बताना की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्थाओं को बढ़ाइए, सुदृढ़ करिए, क्योंकि अगर व्यवस्थाएं कमजोर रहेंगी तो निश्चित रूप से जो है जनता को इसका लाभ नहीं मिलेगा और भारी मात्रा में जब मरीज होंगे तो मौतों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें सुविधा नहीं मिल पाएगी। सरकार को इसके तरफ ध्यान देना होगा और निश्चित रूप से अपने संसाधन को बढ़ाना होगा। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नवीन छतरी योजना का आज उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया और मजदूरों के अकाउंट में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशि भी ट्रांसफ़र की है। इसके अलावा लगातार कोरोना मरीजों के संक्रमण की जो खबरें सामने आ रही हैं, ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर भी सरकार गंभीरता से जो है
एक्शन मोड में नजर आ रही, समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और गाइडलाइन के साथ साथ जो है नया खाका तैयार किया जा रहा है और दिशा निर्देश समय समय पर दिए जा रहे हैं। लेंगे अगली खबर, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा अमरनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। गुफा में मौजूद पुजारियों ने राजनाथ सिंह के हाथों भगवान भोलेनाथ का पूजन करवाया। इस दौरान अमरनाथ गुफा मंत्रों से गूंज उठी। विधि विधान से पूजन करवाने के बाद पुजारियों ने उन्हें प्रसाद और आशीर्वाद भी दिया। दर्शन के बाद रक्षा मंत्री ने अमरनाथ गुफा के इलाके की सुरक्षा के इंतजामों का जायजा भी लिया। राजनाथ सिंह के साथ CDS विपिन रावत और सेना अध्यक्ष नरवणे भी मौजूद रहे। आपको बता दें, रक्षा मंत्री 2 दिन के लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान वे लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेंगे और यहाँ की स्थिति का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद भोपाल में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। CID में पोस्टेड DSP प्रेम प्रकाश गौतम की मौत हो गई। DSP प्रेम प्रकाश गौतम कोरोना संक्रमित थे। इलाज के दौरान शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर उप पुलिस अधीक्षक प्रेम प्रकाश गौतम के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 21,000 के पार पर पहुंच गया है। वहीं अब तक 14,514 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिंह ने कहा, यह पहला मौका नहीं है जो विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले भी यहां से वहां विधायक हुए हैं। वहीं सिंह ने कहा कि कांग्रेस पनडुब्बी की तरह है जो तैरते जहाज को भी डुबा सकती है। पहली बार ये हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल के विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये पार्टी वो है जिसने देश को आज़ाद कराया है और इसका मूल्यांकन सही करें। कांग्रेस पार्टी उस पनडुब्बी की तरह है जो समुद्र के नीचे रहकर भी अपने विरोधी के तैरते जहाज को गिरा सकती है। ये ताकत कांग्रेस पार्टी की है। पनडुब्बी जैसा आप जानते हैं समुद्र की सतह में रहती है और उसमें संख्या भी सवारी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन वो तैरते जहाज को गिरा देती है। ये कांग्रेस पार्टी है। तो वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी मध्य प्रदेश बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कुणाल चौधरी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि जिस प्रकार से धनबल और बाहुबल के माध्यम से जनादेश को खरीदते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की विधायिका को कलंकित करने का काम किया है। चौधरी ने कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में शामिल हुए विधायकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनादेश को बेचने वालों को जनता माफ नहीं करेगी, इसका जवाब जरूर देगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।